मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ये आपको नॉलेज के लिए है, समझने के लिए। नॉट नेसेसरी कि आप इसमें सारा जितनी चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगा ना इसमें, बस उतना ही आपको याद रखना है। सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल तो यही है कि कैंसर को कैंसर क्यों कहते हैं? पता लगाया आप लोगों ने? मैंने कहा था आप पता लगा के आना कि कैंसर को कैंसर क्यों कहते हैं? कैंसर मतलब होता है क्रैब यानी कि केकड़ा, ठीक है? तो क्यों कहते हैं कैंसर को कैंसर? क्योंकि केकड़ा जो होता है ना, वो जिस तरह से हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसके बाद छोड़ता नहीं है। चाहे उसकी उँगलियाँ टूट जाएँ, कुछ भी हो जाए, अगर आपको पता है तो क्रैब बहुत बुरी तरह से पकड़ता है। इसी तरह से कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार पकड़ लेती है ना, तो फिर वो छोड़ती नहीं है, ठीक है? बहुत ही मुश्किल होता है उससे पीछा छुड़ाना। इसलिए हम लोग कैंसर को कैंसर कहते हैं। तो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है कैंसर? इसके बारे में भी बात करते हैं। जस्ट मैं 30 सेकंड्स और जो अपलोड कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, ये कर लेता हूँ। हाँ, जो भी ज़रूरत होगी हम लिख-लिख के ही पढ़ेंगे, बट रेफ़रेंस के लिए मैं कई चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करा दूँगा या लिखा भी दूँगा। चलिए पढ़ते हैं। देखो, हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई भी जो हमारा नॉर्मल सेल होता है, वो डिवाइड करते हैं, एज होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन अगर जैसे नॉर्मल सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा, उसमें एजिंग होएगी और उसमें ना एक एज के बाद प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। सुना होगा आपने। नॉर्मल सेल जो है दे मल्टीप्लाई एंड डाई आफ्टर सर्टेन टाइम। लेकिन अगर नॉर्मल सेल एक एबनॉर्मल सेल में चेंज हो जाए, जिसके अंदर जिसकी जो जो दिखता ही अलग हो नॉर्मल सेल से, दूसरा मल्टीप्लाई, नॉर्मल सेल जो होते हैं दे मल्टीप्लाई इन अ कंट्रोल्ड मैनर। मतलब वो किस रेट पे सेल डिवीजन करेंगे, वो एक कंट्रोल मैनर में होता है। लेकिन एबनॉर्मल सेल वो होते हैं जो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तो नॉर्मल सेल नॉर्मल फंक्शन करता है, जैसे लिवर का सेल है तो लिवर का जो काम है वो करेगा, ठीक है? किडनी का सेल है तो किडनी का जो काम है वो करेगा। लेकिन जब वो एबनॉर्मल सेल में बदल जाता है, जो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मरता भी नहीं है, उसके अंदर मरने वाला मैकेनिज्म भी रुक गया है कि एक एज के बाद उसका सेल डेथ हो जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ, वो भी नहीं हो रही है। एपोप्टोसिस बोलते हैं ना इसको, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, वो भी नहीं हो रही है। और दूसरा एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है। और चौथा, नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिससे वो अपने अड़ोस पड़ोस वाले सेल्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन एबनॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो चुका है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट होने का मतलब होता है अब इसको कोई शर्म नहीं है, ये अड़ोस पड़ोस वालों से भी कॉन्टैक्ट करता है और उनको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। या हर सेल का अपना एक वो होता है काम करने का तरीका, और ये खुद भी बिगड़ता है और दूसरों को भी बिगाड़ता है। तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट हो गई होती है। तो ऐसे सेल जब अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन की वजह से नॉर्मल टिश्यू में ओवर ग्रोथ हो जाती है। इसकी वजह से एक गांठ जैसी दिखने लगती है। ओवर ग्रोथ इन नॉर्मल टिश्यू गिव्स राइज टू ट्यूमर। तो उसमें उग जाता है कुछ ट्यूमर जैसा अंदर। ये जो ट्यूमर जैसी चीज़ है, इसकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है इस एरिया की, तो इंक्रीज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ सेल ज़्यादा है ना देन नॉर्मल टिश्यू। तो ट्यूमर टिश्यू की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल टिश्यू से। ज़्यादा डेंस चीज़ें होती हैं तो एक्सरे में दिखती हैं ना, जैसे तो नॉर्मली जो हमारी सॉफ्ट टिश्यू होती है और हार्ड टिश्यू मतलब बोन, तो नॉर्मली एक्सरे में बोन वगैरह ही दिखती हैं सिर्फ, सॉफ्ट टिश्यू यानी ऑर्गन्स नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन अगर उस ऑर्गन के अंदर ट्यूमर है, उस एरिया की डेंसिटी बढ़ गई है, तो जब एक्सरे करेंगे तो वो एरिया दिखेगा, वहाँ वाइट वाइट शेडो दिखेगी उसकी। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये जो
एरिया है इसमें ओवर डेंस हो रहे हैं सेल्स, तो जरूर यहाँ पे कुछ ट्यूमर जैसा है, तो ट्यूमर के बारे में हम पता लगाते हैं इसे। तो कैंसर है क्या, डेफिनेशन देखें तो इट इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स नोन एज कैंसर सेल, दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू, यानी अनकंट्रोल तरीके से ग्रो कर रहा है, आसपास के एरिया में फैल रहा है और उस एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रहा है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, मतलब जो सेल बन रहे हैं वो किसी काम के भी नहीं है। जिस ऑर्गन के सेल्स में सेल डिवीजन हो रहा है, तो जो डॉटर सेल बन रहे हैं वो अपनी मदर सेल की तरह नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है, वो फालतू है, वो कुछ नहीं करते हैं, बस जगह घेरते हैं और नॉर्मल सेल्स के साथ कंपटीशन करते हैं और उनका खाना खा जाते हैं। और जब वो नॉर्मल सेलों के साथ कंपटीशन करेंगे और उनका खाना खा जाएंगे, तो नॉर्मल सेल भूखे मरेंगे। तो एक तो वैसे ही इन्होंने जगह भी घेर ली ऑर्गन के अंदर, ऊपर से नॉर्मल सेल्स का खाना भी खा जाएंगे, तो वो ऑर्गन के जो नॉर्मल सेल्स जो काम करते थे वो काम नहीं होगा, तो वो ऑर्गन फेल होने लगेगा। फिर वहां से ये दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं, जिस ऑर्गन में स्टार्ट हुए थे वहां से ब्लड या लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करके दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं और वहां जाकर फिर वहां पर भी वही फैलाते हैं, उस ऑर्गन के सेलों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम भी हमारी तरह बन जाओ, कुछ काम धंधा मत करो, बैठे रहो और खाओ बस, आधे लोग कर तो रहे हैं काम, उनको करने दो। तो ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो दूसरी जगहों पर जब ये जाते हैं तो इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो कैंसर सेल बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सेल से, कैसे, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एक जगह कन्फाइंड नहीं रहते। जो बातें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये पेनिट्रेट करते हैं एडजॉइनिंग टिश्यू में और उनके फंक्शन को भी डिसलोकेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कैंसर सेल मेन साइट से डिटैच हो सकते हैं और ब्लड या लिम्फ के थ्रू, ये तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ट्रैवल करके नई कॉलोनीज बना सकते हैं। इन नई कॉलोनीज को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ये पूछेंगे, याद रखना। जब अपनी जिस एरिया में कैंसर सेल पैदा होना शुरू हुए थे उस ऑर्गन से जब ये दूसरे ऑर्गनों में जाते हैं और वहाँ पे सैटेलाइट ट्यूमर बनाते हैं, सैटेलाइट ट्यूमर मतलब मेन ट्यूमर के अलावा, इसे क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो क्या फर्क होता है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में, ये सब चीज़ें आपके मॉड्यूल में नहीं है तो आपको लिखनी पड़ेगी, मैं भी लिखूंगा ही सही, तो मैं लिखूँ इसकी जगह मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लिख लो एज इट इज़, वही तो जो यहाँ लिखा है वही तो है ना, लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको, तो आप यहाँ से लिखो, आप मैं बोलता हूँ आप लिखो, कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड proliferation of cells without differentiation, abnormal and uncontrolled proliferation of cells without differentiation, जो मैं लिख ही देता हूँ ऊपर। ठीक है, उसके बाद these cells also penetrate and infiltrate adjoining tissues to abnormal and uncontrolled proliferation of cells without differentiation to form tumor in the tissues. These cells penetrate and infiltrate the adjoining tissues. They also spread by lymph and blood to new areas, forming satellite tumors. This phenomena is called as metastasis. तो ये दूसरी जगहों पे भी फैलते हैं और इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन कैंसर की, ये सेल करते क्या है और कैसे फैलते हैं। अब इनमें और नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क है ये आप अपने आप लिखेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे जो कैंसर सेल होते हैं ये डिवाइड करते हैं अनरेगुलेटेड मैनर में, जबकि नॉर्मल सेल डिवाइड करते हैं रेगुलेटेड मैनर में। कैंसर सेलों का लाइफ स्पान कुछ है ही नहीं डेफिनेट, लेकिन नॉर्मल सेलों का एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। ठीक है, कैंसर सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंट्रोल मैकेनिज्म और डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जबकि नॉर्मल सेल जो होते हैं वो दूसरे सेल्स पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक फिनोमेना शो करते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन का। तो ये चार इनके बीच के फर्क हो गए। आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है लीवर के सेल अपनी किसी चीज़ के लिए हो सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल पे डिपेंडेंट हो, किडनी के सेल अपनी किसी फंक्शन के लिए किसी और बॉडी के ऑर्गन के सेल्स पे डिपेंडेंट हो, सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं ना। लेकिन कैंसर सेल तो मतलब लोन वुल्फ की तरह, इनको कोई मतलब ही नहीं दूसरे ऑर्गनों से। ये तो ये खुद में अपना, इनके अंदर इतनी ताकत है कि अपना अपना मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मरेंगे भी नहीं और दूसरों का खाना छीन के खा जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सिविलाइज नहीं है, अनसिविलाइज लोग हैं। मतलब एक होता है ना हम लोग कानून का पालना करते हैं, असामाजिक तत्व हैं ये। तो ये इनका ये तो नॉर्मल लॉज को फॉलो ही नहीं करते, आउटलॉड लोग हैं ये, कह सकते हो आप, है ना। और ये दूसरों को भी ऐसे ही बिगाड़ते हैं अपनी तरह। तो ये एक फ़र्क हो गया ना कैंसर सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में। लिख लिया आपने, ये चार डिफरेंसेस हैं जो आपको लिखने हैं। पहला, ये अनरेगुलेटेड मैनर में डिवाइड करते हैं। दूसरा, लाइफ स्पान इज नॉट डेफिनेट। तीसरा, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंट्रोल मैकेनिज्म। और चौथा, डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो ये चार प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन क्या आएगा नीट में, ये आएगा, ये लो क्वेश्चन भी बता देता हूँ, चलो ये रहा क्वेश्चन।
कैंसर सेल्स लैक द प्रॉपर्टी ऑफ, आंसर है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मेरा क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। अब कैंसर सेल नॉर्मल सेलों से कैसे डिफरेंट है, वही बातें यहाँ दोबारा लिखी हुई हैं, बस रीडिंग मार लेते हैं। देखो जैसे मैं बता रहा था कि इनका लिमिटेड लाइफ स्पान है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में सेल डिवीजन होता है ना, तो जितने सेल मरते हैं उतने सेल डिवाइड होकर नए आ जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है उस टिश्यू में कांस्टेंट रहते हैं या उस ऑर्गन में कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जब कैंसर हो जाता है उस ऑर्गन में, तो अंधाधुंध डिवीजन हो रहा है, तो उस ऑर्गन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर ये जो सेल इंक्रीज हो रहे हैं कुछ करते धरते भी नहीं है, और ऊपर से बाकी जो नॉर्मल सेल है उनका भी खाना खा जाते हैं, ठीक है। ये इनका प्रॉब्लम है। नॉर्मल सेल्स में एक लिमिटेड लाइफ स्पान होता है, इनके अंदर वो नहीं है। नॉर्मल तो कैंसर सेल में कौन सी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ मैकेनिज्म, दे प्रोलिफरेट इन अनरेगुलेटेड मैनर, और इन्हें हम ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। तो याद रखिए नियोप्लाज्म कैंसर के लिए वर्ड होता है, नियोप्लाज्म, ये वर्ड भी याद रख लेना। चलिए, अब ट्यूमर जो होता है, आपको तो पता है कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो ट्यूमर क्रिएट करेंगे। ट्यूमर मतलब समझे आप, क्योंकि उस टिश्यू में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सेल्स आ गए हैं, जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा, तो उस एरिया में गांठ बन गई है, कुछ मास बन गया है, एक्स्ट्रा ही बन गया है सेल्स का। तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। असली जो कैंसर है ना वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर तो और भी वजहों से हो सकते हैं, कई बार है ना सेल्स में कैंसर नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कई बार किसी और रीजन की वजह से अचानक किसी ऑर्गन के में जबरदस्त सेल डिवीजन होने लगता है और उस एरिया में गांठ बन जाती है, तो ऐसे ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, ये नॉट कैंसरस है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस है। बिनाइन ट्यूमर जो है वो जहाँ होता है वहीं रहता है, इट रिमेन्स कन्फाइंड इन एरिया ऑफ ऑरिजिन, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इट स्प्रेड्स टू न्यू एरियाज क्रिएटिंग सैटेलाइट ट्यूमर्स called as metastasis. This phenomena is called as metastasis. ठीक है, तो ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का फर्क है। बिनाइन ट्यूमर ऑर्गन को लिमिटेड डैमेज कॉज करता है, ये उतना डेंजरस नहीं है। जबकि ये अनलिमिटेड डैमेज कॉज करेगा, क्योंकि ये कितना डैमेज करेगा कोई नहीं जानता, और ये दूसरे एरियाज में भी फैलेगा। तो ये कुछ अलग अलग तरह के ट्यूमर्स हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वही चीज, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये दो तरह के ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है, कैंसरस। अच्छा एक बात और बताता हूँ, इस ग्रोस फास्टर फ्रॉम द बिगनिंग, ये शुरू से तेज ग्रो करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, शुरू में स्लो ग्रो करता है और बाद में अपना रेट बढ़ा देता है, फिर तेजी से ग्रो करता है। शुरू में बहुत स्लो 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 अपनी संख्या बढ़ाता है, फिर बहुत तेजी से। तो यही बातें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। दिस रिमेन्स कन्फाइंड टू द साइट ऑफ ऑरिजिन, इट कॉजेज लिमिटेड डैमेज, इट इज नॉन कैंसरस। जबकि ये फर्स्ट ग्रोथ स्लोली, इसको हम लेटेंट स्टेज कहते हैं, फिर बाद में लेटर ग्रोज क्विकली, फिर ये एडजेसेंट टिश्यू के बियॉन्ड जाता है, ब्लड और लिम्फ में जाता है, नई साइट्स में माइग्रेट करता है, सेकेंडरी ट्यूमर डेवलप करता है, जिनको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसर वाला ट्यूमर मानते हैं। तो ये हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो क्या फ़र्क हो गया बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, देखो हर चीज़ यहाँ पे बहुत तरीके से हमने लिख के यहाँ पे दे रखी है, आपको बस इन्हीं बातों को लिख लेना है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कैंसर में। बस ये रिमेन कन्फाइंड टू द अफेक्टेड ऑर्गन, इट आल्सो स्प्रेड्स टू अदर ऑर्गन। यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली स्लो, मतलब ये शुरू में बहुत तेजी से ग्रो, इसमें कोई लेटेंट स्टेज नहीं है, हमसे स्लो तो नहीं ग्रो करता है ये बिनाइन, पर ठीक है, इन लेटर स्टेजेस, यहाँ लिख दो इन लेटर स्टेजेस, और ये बाद में ना इन लेटर स्टेजेस बहुत तेजी से ग्रो करता है ये, और इसमें कोई लेटेंट स्टेज नहीं है जिसमें चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़े, शुरू से ही तेजी से ग्रो करता है, इसमें लेटेंट स्टेज है। इसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं है, इसमें मेटास्टेसिस होती है। ये नॉन कैंसरस है और ये कैंसरस है। शुरू में लेटेंट स्टेज नहीं है ना, तो बिनाइन ट्यूमर शुरू से ही फास्ट ग्रो करता है कहने का मतलब, लेकिन बाद में वो और मतलब रुक जाता है, धीमा हो जाता है। जो शुरू में तेज थोड़ा ग्रो करके फिर रुक जाए वो ज़्यादा अच्छा है, जो बाद शुरू में धीरे 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 बाद में फैलता ही चला जाए वो ज़्यादा खतरनाक है। लेटेंट स्टेज मतलब वो समय जब ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पता नहीं लगने दे रहा कि ये फैल रहा है, फिर एकदम से ये तेजी से फैलता है। ठीक है, शुरू में आएंगे चुपके से आके नई जगह पर बैठ जाएंगे, ठीक है,
धीरे 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 अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, फिर एक दिन धमाका करेंगे, अब हम सब जगह हो गए, अब सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, फिर दूसरों को कहेंगे तुम भी हमारी तरह बन जाओ, और फैलते चले जाएंगे। इन्हें कहा जाता है कैंसर। तुम भी काम मत करो, सबको सबको बोलेंगे काम मत करो, काम मत करो, और है ना बस बैठे रहो। जो लोग काम कर रहे हैं उनके वो बेचारे टैक्स भर रहे हैं और ये मुफ्त की खा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैंसर। जैसे बोलते हैं ना वर्ड भ्रष्टाचार का कैंसर, सुना होगा आपने। क्योंकि क्या होता है भ्रष्टाचार या करप्शन को हम कैंसर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। जैसा है ना, आप अगर ईमानदार भी हो लेकिन आपके आसपास अगर 4 लोग रिश्वत ले रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा रिश्वत लेने का, कि यार ये सब तो अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मैं अभी भी वही साइकिल चला रहा हूँ, तो मैं भी यही करूँगा जो ये कर रहे हैं। तो करप्शन को हमेशा कैंसर कहा जाता है, क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है। और वो करप्ट आदमी जब नई जगह जाता है ना, किसी उसका दूसरे ऑफ़िस में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस ऑफ़िस में जाके वहाँ के लोगों को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, कि अरे इतना काम क्यों कर रहे हो? जो कर रहे हो उन्हें करने दो, अपन तो बैठ के ना फ्री की खाएँगे। तो ये मेटास्टेसिस कर रहा है जब ये नई जगहों पे जाता है। तो इसलिए करप्शन के लिए अक्सर हम कैंसर वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंस हो गए। अब सुनिए, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक कैंसर सेल की? एक कैंसर सेल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, अनकंट्रोल्ड देखो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी, समझे आप? मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा अनकंट्रोल्ड, तो सेल डिवीज़न की रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, आपको पता है नॉर्मल जो सेल डिवीज़न होता है ना, पहले सुनो फिर लिखना। नॉर्मल सेल डिवीज़न होता है ना, तो नॉर्मल सेल डिवीज़न को चलने के लिए, डिवाइड करने के लिए उन सेल्स को बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। मतलब वो ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे तो सेल डिवाइड करेगा। लेकिन ये इतना दुष्ट है, इसको बाहर से कोई ग्रोथ फैक्टर भी नहीं चाहिए, ये तो खुद ही डिवाइड करने लगता है। तो पहली बात तो ये कि इसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि इसको बाहर से मिलने वाले ग्रोथ फैक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जो नॉर्मल सेल्स को चाहिए होते हैं डिवाइड करने के लिए। तीसरी बात, इसमें एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज़ होती है, मतलब नई जगहों पे जाकर उनको भी इन्फ्लुएंस करना। चौथी बात, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इर्रेगुलर, इसे पहचानते कैसे हैं कैंसर सेल को, हम पता है? इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इर्रेगुलर शेप का हो जाता है। और पाँचवीं बात, इसमें ना लाइसोसोम्स बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब हिस्टो बायोप्सी कहते हैं इसको, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे कैंसर टिश्यू को देखते हैं, तो कैसे पता लगता है? और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कम होते हैं। और ये लास्ट बात, ये सेल डेथ को भी रेजिस्ट करता है। ऐसे कहते हैं तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब तुम मर जाओ, तो ये उस चीज़ को भी रेजिस्ट करता है। सो मैं इसकी जो 6 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं फिर से आपको बता दूँ। अनकंट्रोल्ड डिवीज़न पावर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नीचे लिखे हुए हैं, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ खाली, नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिवीज़न। अश्वत्थामा बन गया ये, बिल्कुल सही। तीसरी बात, मेटास्टेसिस कर सकता है, नई जगहों पे जा सकता है। चौथी बात, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। पांचवी बात, न्यूक्लियस दिखने में कैसा होता है, इस इरेगुलर। छठी बात, मोर लाइसोसोम्स। और सातवीं बात, रेजिस्ट्स सेल डेथ, मरना भी नहीं चाहता। एक तरह से अमरत्व प्राप्त कर लिया है, पर किसी काम का नहीं है ये। हमेशा जी के भी क्या करेगा, कुछ कर तो सकता नहीं, किसी सेल की तरह काम नहीं कर सकता ये। ना लिवर सेल, ना किडनी सेल। पता है आपको, जैसे किडनी में कैंसर हुआ, तो किडनी सेल कैंसर सेल में बदल गए। फिर वो कैंसर सेल वहां से जब है ना बोन में पहुंचे ना, तो बोन सेलों को भी कैंसर सेल में बदल गए। लिवर पे पहुंचे तो लिवर सेलों को भी कैंसर सेल में बदल गए। अब ये सारे सेल एक से हो गए। ऐसा नहीं है कि हम किडनी वाले सेल अलग दिखते होंगे कैंसर सेल, और लिवर वाले कैंसर सेल अलग दिखते होंगे, सब एक से दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। देखिए कैसे स्प्रेड होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। कार्सिनोमा कैसे फैलता है, पता है? कार्सिनोमा शब्द आपने सुना होगा। एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर जो होता है ना, वो कार्सिनोमा कहलाता है। कैंसर किसी भी टिश्यू में हो सकता है। कैंसर बोन में भी हो सकता है, कैंसर एपिथेलियल टिश्यू में हो सकता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में हो सकता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर जो है वो कार्सिनोमा कहलाता है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू तो एक्टोडर्मल भी हो सकती है, मेसोडर्मल भी हो सकती है, या एंडोडर्मल भी हो सकती है, पता है ना आपको? तो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर कार्सिनोमा कहलाता है। इसके अलावा और भी कैंसर मैं बताऊंगा, जैसे मेसोडर्मल ऑरिजिन की चीज़ों का जो कैंसर होता है वो सार्कोमा कहलाता है। स्किन के कैंसर में जो मेलानिन वाले सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट्स, उनके कैंसर को मेलानोमा कहते हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के लिए वर्ड होता है एडिनो। एडिनो मीन्स ग्लैंड। तो एडिनोमा मतलब ग्लैंड्स का कैंसर। तो ये मैं भी बताऊंगा आगे। पहले देखो ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर कैसे फैलता है, यहाँ पे दिखाया कार्सिनोमा कैसे फैलता है, ये देखिए। ये ऊपर ये देखो 4 फोटो है, सीक्वेंस देखो, ए के बाद बी, बी के बाद
सी और सी के बाद डी। तो कैसे फैलता है ये देखिए, ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसी एक सेल में कैंसर हुआ, ये इसमें, फिर ये फैलता चला गया और यहाँ से बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करके नीचे देखो ये लिम्फ वेसल या ब्लड वेसल में घुस गया ये कैंसर सेल्स। तो ये प्राइमरी ट्यूमर है और ये ब्लड वेसल के थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है और ये नई जगह पर जा रहा है, देखो सेकेंडरी ट्यूमर बनाने के लिए। इस डायग्राम में अगर इतना क्लियर नहीं दिख रहा तो इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए पहला फोटो देखिए, ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं कैंसर कैसे डेवलप होता है। तो एक जगह पर ये देखिए इस एपिथेलियल सेल्स में यहाँ पर कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हुए। अब ये कैंसर सेल ना ब्लड वेसल के साथ, नीचे ब्लड वेसल है ना, इसमें जा रहे हैं। ये देखो ये इन सीटू कैंसर है, मतलब एक ही एरिया में है लेकिन अब ये फैल रहा है। ये देखिए ये प्राइमरी ट्यूमर है और ये कैंसर सेल्स जा रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर, इन्वेजिव ट्यूमर सेल्स दूसरी जगह पे। और अब ये बनाएंगे जाके दूसरी जगह पे सैटेलाइट्स। देखो ब्लड कैपिलरी के अंदर चलते हुए जा रहे हैं सेकेंडरी ट्यूमर साइट पे। तो इस तरह से कैंसर फैलता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैंसर्स की। देखिए मैं आपको कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स बताता हूँ। चलो मैं इसको लिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा इज एक्चुअली कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अच्छा एपिथेलियल टिश्यू ही तो ग्लैंड भी बनाती हैं, है ना, वहाँ एडिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं इसको। तो भाई ये है कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कार्सिनोमा इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। कॉमन ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, इनफैक्ट 80% ऑफ द ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोमास। ठीक है, सबसे कॉमन यही होता है सभी प्रकार के कैंसर में। 80% ऑफ ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ऑल ट्यूमर्स नहीं, ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कार्सिनोमा ऑफ सी ए ब्रेस्ट, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यूट्रस का सर्विक्स होता है, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। ठीक है, फिर कार्सिनोमा ऑफ स्किन, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, ये एपिथेलियल टिश्यू का है, कार्सिनोमा ऑफ इंटेस्टाइन नहीं कहेंगे हम, स्टमक में। तो ये कुछ मेन है ना, कार्सिनोमा ऑफ माउथ या ओरल कैविटी, मसाला गुटखा खाने वाला, है ना। ब्रेन में भी पता है, ब्रेन सेल्स में तो आपको पता होना चाहिए, ब्रेन में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स और एक न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन वो होते हैं जो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, पर न्यूरॉन्स के अंदर तो सेंट्रियोल ही नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन में कभी कैंसर नहीं होता। तो कैंसर किसमें होता है, जो दूसरे तरह के सेल होते हैं न्यूरोग्लिया, उसमें। आपको अगर न्यूरोग्लिया क्या होती है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेन का कैंसर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ना बिजली के तार होते हैं, तो ना किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरह की चीजें होती है, कॉपर वायर्स और उनके ऊपर चढ़ी हुई रबर। जो उनके ऊपर रबर या प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है वो किस लिए होती है, वो इंसुलेटर की तरह काम करती है ना, ताकि वायर्स आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो किसी भी बिजली की जगह पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो कॉपर वायर और एक रबर। तो कॉपर वायर क्या है सारे, वो है न्यूरॉन्स, क्योंकि वो इंपल्स कंडक्ट करते हैं। और रबर क्या है, जो पैकिंग के लिए काम आती है, पैकिंग के लिए जो रबर काम आती है, वो है न्यूरोग्लिया। तो कैंसर किसमें होता है पता है, न्यूरोग्लिया में होता है, न्यूरॉन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूरॉन में तो सेंट्रियोल ही नहीं है। आरबीसी में कैंसर नहीं हो सकता। तो ब्रेन में भी जो ट्यूमर हो रहा है ना जैसे, तो वो ट्यूमर किस चीज का ट्यूमर है, वो न्यूरोग्लिया का ट्यूमर है। अब आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू से ग्लैंड भी बनते हैं। ठीक है, तो कैंसर ऑफ ग्लैंड्स ये कहलाता है एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कैंसर ऑफ ग्लैंड्स हो गया, इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है ना, उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं, सुना होगा आपने, जो मेलानिन सिक्रीट करते हैं, है ना। तो अगर उन मेलानिन वाले मेलानोसाइट्स यानी मेलानिन सेल्स के अंदर कैंसर हो जाए, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स, तो इसे कहा जाता है मेलानोमा। क्योंकि मेलानोसाइट भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर में ही होते हैं, इसलिए एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा के ही टाइप हैं, ग्लैंड वाला यानी एडिनोकार्सिनोमा और मेलानोमा। ठीक है,
तो ये तो इसके बारे में हुआ। अब मीजोडर्मल ऑरिजिन के जो कैंसर्स होते हैं उनको बताता हूँ। तो अगर आपकी कोई भी टिश्यू जो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है और उसमें कैंसर हुआ है तो इसे कहा जाता है सारकोमा। तो व्हाट इज सारकोमा? कैंसर ऑफ मीजोडर्मल टिश्यूज। जैसे मसल्स में हो गया तो इसी को हम मायोमा भी कह देंगे सारकोमा का, है ना। बोन में हो गया तो ऑस्टियोमा, एडिपोज सेल्स में हो गया तो लाइपोमा। कहाँ कहाँ हो सकता है देखिए, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिम्फोइड टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, है ना। तो सारकोमा वर्ड हम ऑस्टियो सारकोमा, कॉन्ड्रो सारकोमा, है ना। लिम्फोइड टिश्यू का लिम्फोमा। ऑस्टियो सारकोमा किस में हो रहा है बताइए? बोन में, ठीक है। कॉन्ड्रो सारकोमा कार्टिलेज, लिम्फोमा लिम्फोइड टिश्यू में या लिम्फ नोड्स में। लिम्फोसार्कोमा भी बोलते हैं हम। लिम्फोइड टिश्यू जो इंटेस्टाइन में होती है ना, उसके कैंसर को लिम्फोसार्कोमा बोलते हैं। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। एक मूवी थी आनंद, आपने तो देखी नहीं होगी, तो उसमें ये बड़ा कॉमन, बाबू मोशाय, नाम सुना आपने? नहीं देखी। तो उसके अंदर लिम्फोसार्कोमा मतलब इंटेस्टाइन में जो लिम्फोइड टिश्यू होती है ना, मॉल्ट, पेयर्स, पैचेस, उसमें अगर कैंसर हो जाए तो उसको लिम्फोसार्कोमा बोलते हैं। अच्छा, माइलो, माइलो वर्ड सुना है आपने? माइलो, बोन मैरो। तो माइलोमा, माइलोमा मतलब बोन मैरो का कैंसर। हाँ, वही राजेश खन्ना वाली। मल्टीपल माइलोमा मतलब एक से ज़्यादा तरह के कैंसरस सेल्स बन रहे हैं, तो वो सब छोड़ दो। माइलोमा मतलब बोन मैरो का कैंसर, इतना काफ़ी है आपके लिए, नीट के लिए। तो ये अलग अलग तरह के कैंसर। अच्छा, इसके अलावा हमारा एडिपोज टिश्यू का कैंसर होगा तो क्या होगा? लाइपोमा। और ये है ना, सार्कोमा ज़्यादा कॉमन नहीं है, 1% ऑफ टोटल कैंसर्स, ये 1% ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सार्कोमा के बारे में वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहले पढ़ाया कार्सिनोमा, फिर पढ़ाया सार्कोमा। अब मीजोडर्मल ऑरिजिन से ही तो डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसीज का जो कैंसर है उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। उसका एक अलग नाम रख दिया है हमने, जिसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया। इसके बारे में मैं आपको जब ब्लड पढ़ाऊंगा या पढ़ाया था जब मैंने, तो बताया था। तो ये जो ल्यूकीमिया होता है ना, इसके अंदर आरबीसी तो डिवाइड कर नहीं सकते, डब्ल्यूबीसीज भी डिवाइड नहीं करते, सॉरी प्लेटलेट भी डिवाइड नहीं करती, तो कौन बच गया? डब्ल्यूबीसी बच गए। तो ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, और ये एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज का कैंसर है। तो एबनॉर्मली हाई डब्ल्यूबीसी काउंट हो जाती है इसके अंदर। तो ये अलग अलग तरह के कैंसर हैं, ये सब हमने अभी भी पढ़ लिया है। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हॉजकिंस लिम्फोमा जो होता है ना, वो लिम्फ नोड्स वगैरह में हो जाता है, काफ़ी कॉमन है लिम्फोमा में एक हॉजकिंस, सुना है आपने? लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फ्लेम मतलब कैंसर आ गया तो ये लिम्फोमा कहलाता है। मसल के कैंसर को हम मायोमा, सीएनएस वाले को हम ग्लायोमा भी कह सकते हैं। इतना काफ़ी है आपके लिए। और एक लास्ट बात, वर्ल्ड कैंसर डे ये होता है 4 फरवरी। तो ये जो बातें हमने यहाँ लिख ली हैं, ये आपको याद रखनी। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लायल सेल्स होते हैं, उसको ग्लायोमा भी कहते हैं। मतलब जो मैंने आपको पता न्यूरोग्लिया का जो कैंसर होता है, सीए ब्रेन, इसको हम ग्लायोमा भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमने टाइप ऑफ कैंसर पढ़े। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कॉज क्या होता है। टाइप ऑफ कैंसर हो गए, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैंसर, आखिर क्यों कैंसर हो जाता है।
देखो कई कारण होते हैं जिससे नॉर्मल सेल कैंसर सेलों में बदल जाते हैं। एक्चुअली हम सबके अंदर ना एक जीन है, कॉजेज एक्सटर्नल हो सकते हैं और इंटरनल हो सकते हैं। हम सबके अंदर कैंसर कैंसर वाले जीन होते हैं, लेकिन वो जीन सो रहे होते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं उनको। लेकिन अगर बाहर से आ रहा कोई फैक्टर उन जीन्स को जगा दे, तो हमारा नॉर्मल सेल कैंसर सेलों में बदल जाता है। ये फैक्टर क्या हो सकते हैं? इंजरी, ट्रॉमा, है ना? केमिकल्स। तो ये जो केमिकल्स वेमिकल्स होते हैं इन्हें ऑन्कोजेंस कहते हैं, कार्सिनोजेंस रादर, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। तो हम सब के अंदर एक शैतान है, लेकिन हम उस शैतान को अपने दबा के रखते हैं, अपने अंदर के उस जानवर को। लेकिन अगर किसी हालात की वजह से वो अंदर का जानवर जाग गया, तो उसके बाद आप नॉर्मल इंसान से शैतान में बदल जाओगे। वैसे ही हर सेल के अंदर एक कैंसर कैंसर वाले जीन होते हैं, मतलब उस नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलने वाले। पर वो जनरली वो जो जीन है वो सो रहे होते हैं, तो कई बार वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, केमिकल, रेडिएशन, ये उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो कार्सिनोजेंस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। केमिकल और रेडिएशन ही नहीं, कुछ वायरस भी होते हैं ऐसे जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ये वायरस उन सेल्स में घुस के उनके कैंसर वाले जीन को जगा देते हैं। ठीक है, तो जरा सा पढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे यहाँ लिखने के लिए। हम बात कर रहे थे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। एजेंट्स दैट कैन कॉज कैंसर आर नोन एज कार्सिनोजेंस। तो लिखते हैं यहाँ पे, कॉजेज ऑफ कैंसर क्या होते हैं? कैंसर के कॉजेज हैं कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स दैट कैन cause cancer by activating the oncogene or mutating a normal gene into oncogene। समझ में आ रही है बात? नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देंगे, नॉर्मल जीन को कैंसर जीन में बदल देंगे, या सो रहे कैंसर वाले जीन को जगा देंगे। अब ये कार्सिनोजेंस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक है फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, है ना? तो पहले तो हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स की, फिर केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स की। तो अगर हम बात करें फिजिकल एजेंट्स की जो ये काम कर सकते हैं, तो वो क्या है सुनिए। फिजिकल एजेंट्स हैं जैसे केमिकल्स, सॉरी, रेडिएशंस, टेम्परेचर, ट्रॉमा। इंजरी होती है ना ज़्यादा, तो वो भी कैंसर, वहाँ पे भी नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में बदल जाते हैं। जबकि केमिकल एजेंट्स की बात करें, तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट है केमिकल एजेंट्स की। मतलब ये केमिकल एजेंट कहीं भी हो सकते हैं, आपके खाने में हो सकते हैं, फूड एजेंट, फूड कलरिंग एजेंट, खाने में कलर मिलाते हैं ना कई बार, हेयर डाई, है ना, पॉलीथीन, निकोटीन, यहाँ तक कि अल्कोहल भी। ठीक है, गुटखा, मतलब फूड फूड कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स जो खाने में डलते हैं। कपड़े का डाई पता है आपको? हैवी मेटल्स, कपड़े, कई बार कपड़े से भी, क्लॉथ की डाई से भी हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के केमिकल एजेंट्स कुछ देखो यहाँ दिए हुए हैं। नहीं दिए उन्होंने, बस नाम दिया है, रेडिएशंस और केमिकल एजेंट। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स बताता हूँ आपको। ऑन्कोजेनिक वायरस, कई वायरस ऐसे होते हैं जो कि ना नॉर्मल सेल्स को वायरल सेल में बदल देते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस, मैं आपको दो तीन ऑन्कोजेनिक वायरसों के नाम बताता हूँ। एग्जाम्पल, पेपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर करवा सकता है। HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस। अभी तक कोरोना वायरस से तो नहीं मिला है, लेकिन क्या पता टाइम के बाद पता चलेगा। अभी कोविड को, हाँ ये एग्जाम्पल लिखने हैं भाई, जो कुछ भी मैं खुद लिख के दे रहा हूँ वो इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो ये अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। तो एक तो ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, जिनको हमने क्या कहा? कार्सिनोजेंस। इसके अलावा पता है एक और चीज़ होती है, अ, हमारे ना शरीर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सेल डिवीजन को बढ़ाने वाली और एक घटाने वाली। दोनों बैलेंस करती हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर सेल डिवीजन को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाए, तो वो भी है ना ट्यूमर प्रमोटर फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स नीचे अंडरगोन ऑन्कोजेनिक से ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स। तो कई बार क्या होता है, ट्यूमर प्रमोटर्स, ये भी बायोलॉजिकल एजेंट्स में ही आएंगे। या मैं चौथी एक कैटेगरी लिख देता हूँ, बायो
केमिकल एजेंट्स, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स। आपको पता है ना, ग्रोथ फैक्टर्स सेल डिवीजन कराते हैं, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मली हाई होते हैं तो ये भी ट्यूमर ब्रेन से मतलब ट्यूमर सेलों में बदल सकते हैं नानो सेल को। हॉर्मोन्स, हार्मोन का काम तो कुछ और है, लेकिन कुछ हार्मोन्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो वो भी कैंसर का कारण बन जाते हैं। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन को ज़्यादा लेने से कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा समय तक, इसलिए मैंने आपको बताया था ज़्यादा नहीं लेने होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। तो ये तो एक कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में बात हुई। कॉमन कार्सिनोजेंस जो केमिकल्स वगैरह है, इनका एक यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, और कौन सा किसको करता है इसकी एक रीडिंग मार देना। देखो, जो सूट या धुआं होता है ना, ये स्किन या लंग कैंसर करता है। कोलतार स्किन या लंग, बस ओनली फॉर रीडिंग, पर आपको पता होना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर, कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट कैंसर, एफ्लाटॉक्सिन ये है ना फंगस में होता है ये टॉक्सिन, लिवर, ये जो डाइज होती है ना हेयर डाई, ये यूरिनरी ब्लैडर भी कॉज करती है। मस्टर्ड गैस लंग्स, निकल क्रोमियम एस्बेस्टस ये सब लंग्स, डाइथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल वेजाइना और विनाइल क्लोराइड लिवर। ये इतना याद नहीं रखना, पर जनरल आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे रेडिएशंस और टेम्परेचर की, तो कौन से रेडिएशंस बताओ आप मुझे, एग्जांपल दो। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, गामा रेज, और बताओ, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई भी, ये सब कैंसर कॉज करता है। यूवी रेडिएशंस का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा अंग्रेज लोग अक्सर इंडिया सी बीचेस पे आते हैं, तो गोवा वाले बीच पे आपने देखा होगा बहुत सारे अंग्रेज आके नीच के सन बाथ लेते रहते हैं। असल में क्या है, अंग्रेजों की जो स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइट होती है, तो इतना वाइट भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो गोरे होने की कोशिश करते हैं, उनको इतना ज़्यादा सफ़ेद रंग अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा गोल्डन स्किन हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, फेयर हो पर हल्का सा गोल्डन हो ना स्किन, तो वो लोग क्या करते हैं अंग्रेज, वो अपने को टैन करवाते हैं। टैनिंग, टैनिंग से क्या होगा, रेडिएशन गिरेंगे ना जब, तो मेलानिन ज़्यादा बनेगा। अब मेलानिन ज़्यादा बनेगा तो थोड़ा सा स्किन, थोड़ा सा कलर आ जाएगा स्किन में, थोड़ी सी बेटर लगने लगेगी वो। इस चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, उनकी स्किन में होता है मेलानिन कम, तो यूवी रेडिएशन से प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता उनको। मेलानिन इंक्रीज होता है, लेकिन कभी कभी इससे मेलानोमा हो जाता है, यानी कि स्किन कैंसर, यानी उनकी स्किन में सेल्स में म्यूटेशन हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन होता है वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब बायोकेमिकल एजेंट्स को आप ट्यूमर प्रमोटर्स भी मान सकते हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जो ट्यूमर प्रमोट करती हैं, तो उनमें ये सब आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इरिटेंट्स में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, टेम्परेचर वाले का एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। कांगड़ी, अगर आप कश्मीर गए हों, या आप हिमाचल गए हों, या आप उत्तराखंड जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे पता है क्या होता है, कांगड़ी एक चीज़ होती है, सुना है कभी? वहाँ लोग पता है क्या करते हैं, अपनी शॉल के अंदर एक अंगीठी जिसमें कि गर्म फायर लैम्प की तरह गर्म कोयला होता है, उसको ऐसे रख लेते हैं अंदर, ताकि ठंड ना लगे, और वो बॉडी से ना, बॉडी की स्किन को गर्म करता रहता है। उससे हिमाचल में बहुत कॉमन है ये, उससे ना स्किन में कैंसर हो जाता है कांगड़ी से। ट्रॉमा में तो पता है, ट्रॉमा में तो कैसे कैसे एग्जाम्पल है, किसी के लगातार एक जगह चोट लगती रहे से ना, टूटा हुआ दांत, आप दिन भर उसमें जीभ लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, जीभ में ट्रॉमा होता रहेगा, टंग कैंसर। तो ट्रॉमा के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कांगड़ी वाला क्लासिकल एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है कभी कभी। तो ये फिजिकल इरिटेंट्स में देखिए, कांगड़ी एब्डोमिनल कैंसर कॉज करता है, बीटल एंड टोबैको च्यूइंग ये ओरल कैंसर कॉज करती है, हैवी स्मोकिंग लंग कैंसर, ये सब आपको पता होना चाहिए, टूटा हुआ दांत यानी जैक टीथ टंग कैंसर, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट स्किन कैंसर, ये मैंने अभी भी जो पढ़ा है वही सब लिखा हुआ है। तो कांगड़ी हो गया, तंबाकू हो गया, स्मोकिंग हो गया, टूटा दांत हो गया, और सनलाइट से एक्सपोजर, ये सब फिजिकल इरिटेंट्स है। अल्सर भी कैंसर में बदल सकता है। इसके अलावा केमिकल्स में देखिए, कैफीन, निकोटीन, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन होते हैं ना, कोल तार वगैरह, पॉल्यूशन जो होता है, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, बाप रे, और एनिमल प्रोटीन रिच डाइट भी कैंसर कॉज कर सकती है। ब्रेस्ट कैंसर का तो हार्मोनल रिलेशनशिप भी है, डाई वर्कर्स में ब्लैडर कैंसर, ठीक है। कॉफ़ी अगर खाली पेट बहुत ज़्यादा पी, क्या है, कॉफ़ी वॉफ़ी जो बहुत ज़्यादा पीते हो ना, तो ये आपकी स्टमक की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको इरिटेट करती है, तो उससे भी होने वाले में कैंसर हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे ना हर किसी को कैंसर नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी बॉडी ना कैंसर से रेजिस्ट करती है। पर फिर भी एक बार मैं एजेंट्स दिखा दूँ आपको। फिजिकल इरिटेंट्स बताए मैंने, केमिकल इरिटेंट्स बताए, रेडिएशंस मैंने आपको बताई दिए, एक्स रेज, यूवी रेज, न्यूक्लियर बॉम्बिंग,
बायोलॉजिकल एजेंट्स मैंने आपको बताया, वायरसेस, वायरस के अलावा कुछ पैरासाइट्स भी हैं और कुछ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन भी कैंसर कॉज करता है। लेकिन कैंसर की अच्छा, वायरस मतलब कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस, और वायरसेस का वो जीन ऑन्कोजीन कहलाता है। एक्चुअली क्या होता है, ट्यूमर्स, एक और बात बताता हूँ आपको, कैंसर और जीन के बीच की आपको एक रिलेशनशिप बताता हूँ। इसको ध्यान से समझना। पहली चीज तो है ऑन्कोजीन्स, जो हमारे अंदर स्लीपिंग जीन्स हैं। ऑन्कोजीन्स आर एक्टिवेटेड बाय ऑन्कोजेनिक वायरस। दूसरा, हमारे शरीर में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। ऐसे हम किसी को, ऐसे लगती चीजें, किसी भी कैंसर हो जाए, कैंसर ऑन्कोजीन जाग जाए, क्यों नहीं जागता पता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स नॉर्मली कैंसर सेलों को, नॉर्मल सेलों को कैंसर सेल में बदलने से रोकते हैं। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स प्रिवेंट नॉर्मल सेल्स फ्रॉम चेंजिंग इनटू कैंसर सेल्स। एनी म्यूटेशन या डैमेज टू tumor suppressor genes will make it easier for normal cells to change into cancer cells। समझ में आ रही है बात? कोई भी म्यूटेशन या डैमेज अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को हुआ है, वो कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरा, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी कैंसर कॉज करते हैं। कई जीन्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। मतलब सेल्स को बोलते हैं, अब तुम मर जाओ, तुम्हारा उम्र पूरी हो गई। इफ जीन्स दैट रेगुलेट प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर इनएक्टिवेटेड, तो ये चीजें ना प्रॉब्लम करती हैं। एक और मैं बताऊं, एक और जीन है, मतलब हमारे सबके अंदर ऑन्कोजीन होते हैं, लेकिन वो कार्सिनोजन से एक्टिवेट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कार्सिनोजन मतलब केमिकल। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ठीक है? अब सिगरेट तो बहुत लोग पीते हैं, सबको तो कैंसर नहीं हो जाता। कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में खूब सिगरेट पिया, लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिगरेट पी, खूब पी, लेकिन उनको कैंसर भी हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो कार्सिनोजन से कैंसर होता है और कुछ लोगों को कार्सिनोजन से कैंसर नहीं होता? ठीक है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ जीन्स। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना वल्नरेबल है जीन्स, कितना जल्दी वो टूट जाएंगे और उनको जीन जाग जाएगा। ससेप्टिबिलिटी ऑफ जीन्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि केमिकल, जैसे वो हार्मफुल केमिकल जो सिगरेट पीने की वजह से आपके आ रहा है लंग्स में, ठीक है, अगर आपके जीन्स ससेप्टिबल है तो वो उस केमिकल के इफेक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और इन्फ्लुएंस होकर क्या करेंगे, अ, वो कैंसर 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 सेल में बदल देंगे नॉर्मल सेल को। लेकिन अगर आपके जीन कमजोर नहीं है, ससेप्टेबल नहीं है, तो केमिकल आ रहा है लेकिन उन पे असर नहीं पड़ रहा और वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में नहीं बदल रहे। फिर आप कहेंगे कैसे पता चलेगा फिर इसका? देखो, जैसे अगर किसी के फादर को सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हुआ था, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जेनेटिक्स हेरिडिटिकल भी होता ही है, कि बाप के जीन्स जो है, फादर के जीन्स जो है वो ससेप्टेबल है, वो कार्सिनोजन जो है सिगरेट वाला, उससे ना नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाते हैं, तो बेटे में भी इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अगर फादर हैवी स्मोकर थे और कैंसर से मरे, तो बेटे को कभी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसको भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो ये अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग, प्रोस्टेट कैंसर में अलग अलग कैंसर में अलग अलग है। अच्छा, कैंसर सबसे कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन कैंसर्स की अगर हम बात करें, तो ये डेटा ना हर साल बदलता रहता है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर मेल्स में, और उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर। जबकि इंडिया में फीमेल्स में अगर देखेंगे तो मोस्ट कॉमन कैंसर है
सी एस सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, जो यूट्रस का जो सर्विक्स होता है ना, और दूसरा है फिर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का कैंसर है। विमल वगैरह खाने से भी कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर। बोलो जुबा केसरी, 2 लोगों को तो पहले ही था, तीसरे को भी हो गया कैंसर, तीनों मिलके ऐसे देख। तो विमल गुटखा इस सब में यही तो होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। हाउ डू यू डायग्नोस कैंसर, मतलब कैसे हम लोग कैंसर को पता लगाते हैं। स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए, पता है कैंसर सेल ना ट्यूमर मार्कर्स छोड़ते रहते हैं ब्लड में। आप कहेंगे ये क्या है, समय समय पर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब होता है ट्यूमर मार्कर्स, डिटेक्ट ट्यूमर मार्कर्स। जो कैंसर सेल अगर बॉडी में थोड़े से भी है ना, तो वो अल्फा फीटोप्रोटीन रिलीज करते हैं ब्लड में। प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसको है ना चेक कराते रहना चाहिए। तो बातें मत करो नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं। तो ये चीजें क्या होती है, कैंसर सेल ब्लड में रिलीज करते रहते हैं, तो समय समय पर ब्लड की जांच होती रहे। तो अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस में है, तो अगर ये ब्लड में आपको ट्यूमर मार्कर्स मिल रहे हैं, तो इससे पता लग जाता है कि कैंसर डेवलप हो रहा है, तो जल्दी पकड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, स्क्रीनिंग के अलावा फिर और क्या है तरीके, इन्वेस्ट फाइंडिंग्स फाइनली। एक तो है बायोप्सी, मैं बताऊंगा मैं। बायोप्सी बोन मैरो की हो सकती है, टिश्यू की हो सकती है। फिर है रेडियोलॉजी, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये 3 आपको याद रखनी है, एमीज टेस्ट नहीं याद रखना, मैं लिखा देता हूँ इसको, इतना सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैंसर की जांच कैसे करते हैं, देखिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करी जाती हैं, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ उतना काफ़ी है। जो लोग बातें कर रहे हैं उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करते हैं हम लोग, एक टिश्यू लेते हैं, छोटा सा कैंसर वाले एरिया का थोड़ा सा हिस्सा नोच लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब होता है टिश्यू को देखना कि ये नॉर्मल टिश्यू है या ये कैंसर सेल्स है, तो ये कहलाती है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, है ना। तो नॉर्मल सेल से अलग दिखते हैं ना कैंसर सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब डिफरेंट दिखता है, समझ में आ जाता है। बायोप्सी मतलब सैंपल ले लेते हैं थोड़ा सा उस टिश्यू का, और फिर उसको उसकी बायोप्सी करते हैं तो पता लग जाता है। और इसके अलावा बायोप्सी किस किस जगह पे की जा सकती है, बोन मैरो की भी की जा सकती है, जिस या प्रोस्टेट की भी, जिस भी एरिया में कैंसर है। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम suspected organ is observed under microscope to check shape, size of cells and cell organelle। अगर वो नॉर्मल है तो ठीक, और नहीं है तो फिर कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज रेडियोलॉजिकल स्टडीज। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में क्या क्या आता है, एक्सरे करते हैं, क्योंकि क्या होता है डेंसिटी बढ़ गई होती है ट्यूमर वाले एरिया की। नॉर्मली क्या होता है किसी ऑर्गन का एक्सरे नहीं आ रहा, लेकिन इस ऑर्गन के अंदर अगर ट्यूमर है ना, तो उस ट्यूमर वाले एरिया की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है सेल्स की, तो वो डेंसिटी में वो एरिया दिखता है, शेडो आती है उसकी। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। सीटी स्कैन बहुत कॉमनली किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है पेट स्कैन, सुना होगा आपने, पोजिट्रॉन पेट सीटी सुना है कभी? ये बता देता हूँ मैं, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। कैंसर सेलों की पता है क्या खास बात होती है, वो बहुत तेजी से डिवाइड तो करते ही हैं, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी कंज्यूम करते हैं। आप कहेंगे तो सर इससे क्या होगा, अब सुनना, ये नीट में आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, ध्यान से सुनना। तो पेट सीटी में हम क्या करते हैं, कैंसर सेल बॉडी में कहाँ है हमें नहीं पता, पर यह तय है कि कैंसर सेल ना बहुत तेजी से ग्लूकोज खींचेंगे, ग्लूकोज खींचेंगे। तो हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप लेबल्ड ग्लूकोज इंजेक्ट कर देते हैं। पहले एनालॉजी से समझाता हूँ, कैंसर सेलों की खासियत देखना। आपको याद है भी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने सब लोगों को फ्री खाना बांटा, खाने के पैकेट बांटे, सब लोग खाना ले लो, अनाज ले लो।
आपने देखा होगा कुछ चोर लोगों ने क्या किया, हर जगह जाके वो अनाज का पैकेट इकट्ठा कर लेते थे। अरे फ्री में मिल रहा है, ले लो अनाज, अनाज, अनाज। तो बहुत से चोरों के घर में बहुत सारा अनाज निकला। लॉकडाउन के टाइम उन्होंने, क्योंकि फ्री में मिल रहा था ना अनाज, सरकारी गाड़ी आती थी अनाज देने, तो वो बहुत सारा ले लिया करते थे अलग-अलग जगह जाके, और खूब सारा अपने घर में इकट्ठा कर लिया था उन्होंने। कर लिया था ना? अब सोचो, सरकार वो जो दाल, चावल, अनाज के जो पैकेट्स थे, अगर उन सभी पैकेट्स में एक नैनो चिप लगा देती, जो जीपीएस से लोकेट कर सकते हैं उनको, जैसे 2000 के नोट के बारे में अफवाह उड़ी थी ना वैसे ही। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा अनाज होगा, अनाज के पैकेट होंगे, जहाँ पर जितना ज़्यादा अनाज के पैकेट होंगे, वहाँ पर उस नैनो चिप से पता लग जाएगा कि यहाँ कितना अनाज है। आज हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं। ये जो नैनो चिप है, सरकार ने 2000 के नोट में नैनो चिप लगाई है। आरएनए में आप सबका स्वागत है। तो ये 2000 के नोट में जो नैनो चिप है, इससे जो लोग ज़्यादा 2000 के नोट इकट्ठा करेंगे, उन लोगों को इस नैनो चिप के बारे, उनके बारे में पुलिस को नैनो चिप से पता लग जाएगा। और ये जो डिज़ाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवी और टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, इनके घर में जितना भी पैसा होगा, ये नैनो चिप से तो भाई 1 सेकंड ना। तो तो ये जो नैनो चिप वाली बात मैं बता रहा था ना आपको, अब आप समझिए। आप समझे तो बहुत सारे अगर कहीं 2000 के नोट रखे हुए हैं, तो वो पता लग जाएँगे। ये बात समझ में आई? अब मुद्दे की बात सुनो। अब जैसे आपकी बॉडी में अलग-अलग तरह के सेल्स हैं, सब जगह पे हैं, है ना? एक जगह पे ना कुछ कैंसर सेल है। तो जब आपने ग्लूकोज़ भेजा ना ब्लड में, आपने क्या करा ब्लड में, क्या भेजा बताओ? ग्लूकोज़। तो नॉर्मल सेलों ने तो थोड़ा-थोड़ा ग्लूकोज़ उठाया, जितनी उनको ज़रूरत थी। बताओ सबसे ज़्यादा ग्लूकोज़ किसने उठा लिया? कैंसर सेलों ने। और इन कैंसर सेलों को ये पता नहीं था कि ग्लूकोज़ में ना ट्रैकर लगा हुआ है। रेडियो आइसोटोप लेवल्ड ग्लूकोज़ है ये। तो यहाँ पे ये हॉट स्पॉट बन गया है। ये हॉट स्पॉट मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ उठाया गया है। ये वर्ड आएगा, याद रखना, हॉट स्पॉट। पॉसिबल साइट्स ऑफ कैंसर हॉट स्पॉट। तो ये चमकता है फिर, क्योंकि है ना ये जो रेडियो आइसोटोप लेवल्ड ग्लूकोज़ होता है ना, ये पॉज़िट्रॉन एमिट करता है। पॉज़िट्रॉन, पॉज़िट्रॉन समझते हो आप? इलेक्ट्रॉन का उल्टा। तो ये रेडियो आइसोटोप लेवल ग्लूकोज़ पॉज़िट्रॉन एमिट करता है। तो जब हम स्कैन करते हैं ना बॉडी को ग्लूकोज़ देने के बाद थोड़ी देर बाद, तो जहाँ ज़्यादा ग्लूकोज़ कॉन्संट्रेटेड होता है, वहाँ से ज़्यादा पॉज़िट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं। तो उसको हम पकड़ लेते हैं, अरे यार यहाँ पे गया सारा ग्लूकोज, इस ऑर्गन के इस टिश्यू ने खूब ग्लूकोज उठाया, जरूरत से ज्यादा उठाया। इसका मतलब ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये है कैंसर सेल। तो जहाँ से ज्यादा पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं उनको हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम इसे पकड़ लेते हैं। आ गया समझ में? चलिए, तो ये पेट सीटी वगैरह हो गया। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं अलग अलग, जिनसे हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, और वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये भी बता देता हूँ आपको, ये नया तरीका है। बायोप्सी, रेडियोलॉजी, पेट सीटी। एक और बता देता हूँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पता है क्या होती हैं? ये पढ़ेंगे इसको बाद में। ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं, ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट प्रिपेयर करी गई, प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली अगेंस्ट कैंसर एंटीजेंस। आप कहेंगे इससे क्या जिन सेलों में कैंसर हो गया है ना, उनको ये डिटेक्ट कर सकती हैं और ट्रीट भी कर सकती हैं, उन सेलों को मार भी सकती हैं।
मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे ना स्निफर डॉग, खोजी कुत्ते, सूंघने वाले, बॉम्ब कहाँ है सूंघ लेते हैं ना, तो हम लोग ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है ना इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। ये अपने आप है ना कैंसर एंटीजन को ढूंढती ढूंढती जहाँ भी कैंसर सेल मिलेगा सूंघते सूंघते वहाँ पहुंच जाएंगी और उन कैंसर सेलों पर हमला कर देंगी। और इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अपन ने क्या बांध रखा है, रेडियो आइसोटोप। तो जहाँ भी ये जाएंगी एक ही जगह इकट्ठी हो जाएंगी ना ये सारी जाके शरीर में। हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंजेक्ट करी, इनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगा हुआ है, हमारी बॉडी में जाने का घूमते घूमते मान लो यहाँ कैंसर, तो सारी यहाँ इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर दो काम कर रही है, एक तो हमको बता रही है यहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं, ट्रैकर लगा हुआ था ना कि यहाँ पे कैंसर है, और दूसरा ये एंटीबॉडीज जाकर उस कैंसर सेलों को मारती है। तो ये उपचार भी कर रही है, ये डायग्नोसिस भी कर रही है और ट्रीटमेंट भी कर रही है। समझ में आई बात, जांच भी हो रही है और इलाज भी हो रहा है। तो ये नया ट्रीटमेंट है, इम्यूनोथेरेपी में आता है ये सब। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बात हुई, ठीक है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस करने के अलग अलग तरीके। सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के और ट्रीटमेंट क्या होता है कैंसर का, पहले एक बार सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। एफएनएसी भी बताऊं क्या, एफएनएसी की जरूरत नहीं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है कि कैंसर सेल्स जिस एरिया में कैंसर हुआ होता है उसके आसपास कोई सीलोमिक फ्लूइड है, अगर जैसे लंग्स में कैंसर है तो उस फ्लूइड में ना कैंसर सेल बहुत सारे झड़ गए होते हैं, तो बारीक नीडल से हम थोड़ा सा फ्लूइड खींच लेते हैं बाहर, तो इसमें वो सेल्स भी आ जाते हैं। फिर उन सेल्स को कैंसर सेल को माइक्रोस्कोप स्कोप के नीचे देखते हैं तो इसको एफएनएसी बोलते हैं। ये नहीं आएगा, ये एक तरह की बायोप्सी का ही तरीका है। इसमें हम ना फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी लेते हैं। तो अच्छा ऐसा करते हैं, फिर ये कल कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ही बचा है। सिम्टम्स और ट्रीटमेंट हम कल पढ़ लेंगे, स्टेजेस और डायग्नोसिस के बारे में। एफएनएसी हाँ इसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में। पैप स्मीयर ये भी चलो मैं कल बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि सर्विक्स का स्मीयर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा म्यूकस लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो उसमें भी हमको पता चल जाता है। ट्यूमर मार्कर्स बताई दिए मैंने आपको, ये फ्लूइड कलेक्ट करते हैं ये भी बता दिया, सीटी और एमआरआई भी बता दिया। अगली क्लास में आप ड्रग्स वगैरह पढ़ के आ जाओ, कैंसर तो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम वो जो ड्रग्स हैं उनके